गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विज्ञान कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8 कार्बन एवं उसके यौगिक डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है, अर्थात कार्बन जो है वह सब जगह पर पाया जाता है। कार्बन का प्रतीक चिन्ह जो होता है वह है सी। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सी से हम कार्बन को प्रदर्शित करते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह होगा 2 और 4, अर्थात के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। एल सबसे बाह्यतम कोश होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 4। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और हम जानते हैं कि परमाणु भार, किसी भी तत्व का परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। प्रोटॉनों की संख्या 6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है इसलिए प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होगी। परमाणु भार 12 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या 6 है, इसलिए ही परमाणु भार कितना है इसका 12। तो हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं कि कार्बन सब जगह पाया जाने वाला एक ऐसा तत्व है जो सभी जगह पर पाया जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह सी होता है, परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार होता है 12। कार्बन प्रकृति में सभी जगह पर पाया जाता है। हमारा जो शरीर है वह भी किससे बना है? कार्बन से। सारे जो ईंधन हैं वह भी किससे बने हुए होते हैं? कार्बन से। तो कार्बन जो है वह सब दिनचर्या में हम कई कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे अनाज, टेबल, पेट्रोल, कागज़, प्लास्टिक, कपड़े, तेल, साबुन। ये सभी पदार्थ जो होते हैं ये सभी पदार्थ कार्बनिक पदार्थ हैं। अब हम पढ़ते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत जो है वह वर्जिलियस ने दिया था। इन्होंने 1815 में जैव शक्ति सिद्धांत दिया। इन्होंने ये कहा कि कार्बनिक यौगिकों का जो निर्माण है, यानी कार्बन से जो बने हुए तत्व हैं, इन कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों से ही संभव है। कृत्रिम विधि के द्वारा इनका संश्लेषण संभव नहीं है, परंतु अन्य वैज्ञानिकों ने इसे मान्यता नहीं दी थी। इनके अनुसार, बर्जीलियस के अनुसार, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जो है वह केवल जीवधारी स्रोतों से हो सकता है। कृत्रिम विधि के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। यह ही जैव शक्ति का सिद्धांत है, लेकिन अन्य वैज्ञानिकों ने इसे मानने से मना कर दिया। अन्य वैज्ञानिक इस मत से सहमत नहीं हुए। सन 1828 में वोलर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अकार्बनिक पदार्थों से एक कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया। यह कार्बनिक पदार्थ था यूरिया। यह यूरिया का निर्माण जैव शक्ति सिद्धांत का क्या करता है? खंडन करता है, क्योंकि कार्बन परमाणु की विशेषता को हम लोगों ने 4 कैटेगरी में वर्गीकृत किया है। पहली कैटेगरी यानी पहला जो वर्ग बनाया हमने वह है चतुसंयोजकता। कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो होती है 4। कैसे? कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है 6, अतः इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी हुई? 4। चारों संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का क्या करना पड़ेगा? साझा। अब हमने यहाँ पर बात की है साझा की। कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा क्यों करता है?
हम ये जानते हैं कि कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करता है स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। उत्कृष्ट गैस विन्यास के जैसा क्या करना चाहता है, वो अपना विन्यास बनाना चाहता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके जैसा होना चाहिए, उत्कृष्ट गैस विन्यास की तरह। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है, या तो क्या कर सकता है, एक तरीका क्या है, ये चारों इलेक्ट्रॉनों को क्या करे, चारों इलेक्ट्रॉनों को खो दे, चारों इलेक्ट्रॉनों को दे दे। लेकिन ये कैसा है प्रोसेस है, यह एक अधिक ऊर्जा वाला प्रोसेस है, जिसमें हमें 4 इलेक्ट्रॉन को खोने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। दूसरा क्या काम हो सकता है कि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है, वो कहीं से 4 इलेक्ट्रॉनों को ले ले, या जब वो 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। जब बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो उत्कृष्ट गैस विन्यास के समान होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन अधिक और लेने के लिए क्या करना होगा, नाभिक के लिए ये कार्य कठिन होता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटोनों की संख्या कितनी है, नाभिक में प्रोटोनों की संख्या होती है 6। अब 6 प्रोटोनों की संख्या है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी, तो आकर्षण बल कैसा लगेगा, कम लगेगा। तो यह नाभिक के लिए मुश्किल काम होगा कि वह इतने इलेक्ट्रॉनों को धारण कर सके। तो इसके पास में अपने उत्कृष्ट गैस विन्यास के समान विन्यास प्राप्त करने के लिए एक ही तरीका बचता है कि वह क्या करे, इलेक्ट्रॉनों का साझा करे। इलेक्ट्रॉनों का साझा ठीक उसी प्रकार से जैसे हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा लंच बॉक्स शेयर करते हैं, ठीक उसी तरह से कार्बन क्या करता है, कार्बन अपने जैसे परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। इलेक्ट्रॉनों को बीच में रख दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन जब बीच में होंगे तो तेरे भी काम आएंगे, मेरे भी काम आएंगे। माना एक पदार्थ है ए, दूसरा पदार्थ है बी, ये कार्बन परमाणु है, ये एक अन्य परमाणु है। माना ये कार्बन परमाणु और ये कैसा परमाणु है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1। तो ये क्या चाहेगा, मेरे को पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये क्या करेगा, ये अपने इस एक इलेक्ट्रॉनों को इसके साथ, कार्बन के साथ क्या करेगा, साझा। ये भी अपने इस एक इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, हाइड्रोजन परमाणु के साथ साझा करेगा। तो ये कार्बन के पास में हाइड्रोजन के इस परमाणु पर भी हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन पर बराबर अधिकार होगा, तथा हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन पर बराबर आधिपत्य रखेगा। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनों का साझा होने से बंध बनता है, एक इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ हो जाती है, इस इमेजिनरी लाइन को, इस बंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होगा तो एकल बंध बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होगा तो द्विबंध बनेगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होगा, या मैं बात कर रही हूँ युग्म की, यानी पेयर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। जब 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होगा तो त्रिबंध बनेगा। तो इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन भी अपना एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसा नहीं है कि बदले में वो अपने 2-3 इलेक्ट्रॉन बीच में रख देगा, नहीं, साझा बराबर चीज का होता है। वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो कार्बन भी अपना एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के द्वारा क्या बना जाता है, आबंध बनते हैं। इस तरह के बने हुए आबंध को क्या कहा जाता है, सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। दूसरी कार्बन परमाणु की दूसरी मुख्य विशेषता होती है श्रृंखलन। कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ करके लंबी श्रृंखला वाले यौगिक बनाता है। ये यौगिक जो होते हैं, ये यौगिक शाखित, अशाखित व चक्रीय यौगिक होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अशाखित। अशाखित, इसका नाम कैसा है, बिल्कुल सिंपल, अशाखित यानी बिना ब्रांचेस वाला।
यानी कार्बन कार्बन परमाणु के साथ सीधी सीधी श्रृंखला में जुड़े रहेंगे, एक सीधी श्रृंखला बनेगी। दूसरा है शाखित, जिस प्रकार से पेड़ के अंदर से क्या निकलती हैं, शाखाएं। ये इस तरह से कोई पेड़ है, पेड़ के बीच, ये पेड़ का तना मान लिया जाए तो ये क्या है, पेड़ की शाखाएं। तो इसी प्रकार से कार्बन में भी कार्बन परमाणु के साथ में शाखाओं के समान, इस तरह से कार्बन परमाणु के साथ में शाखाओं की तरह जुड़े होते हैं। लंबी लंबी श्रृंखला बनाते हैं, लेकिन शाखित श्रृंखला बनाते हैं। अशाखित के बाद में तीसरे बनाते हैं चक्रीय यौगिक, यानी इनमें क्या बनता है, वलय बनता है, चक्र बनता है। ये देखिए, कार्बन का एक परमाणु कार्बन के दूसरे परमाणु के साथ में एक चक्र बना रहा है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये कैसा बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक आयत बन रहा है। इसे कहते हैं हम साइक्लोब्यूटेन। इनके नामकरण को हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। दूसरा है इसका उदाहरण चक्रीय यौगिक का बेंजीन। इसमें कार्बन के साथ में जुड़ करके एक चक्रीय यौगिक बना रहा है, जिसमें द्विबंध भी दिखाई दे रहे हैं। कार्बन के साथ, यानी 6 कार्बन परमाणु आपस में एक वलय बना करके जुड़े हैं। इसमें एकांतर क्रम में द्विबंध है। कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, 2 इधर, तीसरी इधर, चौथी इधर। इस प्रकार से सारी की सारी संयोजकताएं क्या हो रही हैं, फिलअप हो रही हैं, कंप्लीट हो रही हैं।